सर्जरी का टॉपिक करने जा रहे हैं नर्व इंजरीज़। कौन कौन सी टाइप्स हैं पहले मैं ये बताती चलूँ, और आप लोग प्लीज़ अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा जब आप लोग ये लेक्चर सुन रहे हो, क्योंकि मैं भी बुक ओपन कर बैठी हुई हूँ। अच्छा है ये कि थोड़ी सी चीज़ें आपको बुक से क्लियर हो जाएंगी। नर्व इंजरी में क्या क्या आ जाता है, आपका न्यूरोप्रेक्सिया आ जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि नर्व जो है वो काम नहीं कर रही होती है। एक्सॉनटोमेसिस आ जाता है, जिसके अंदर एक्सॉन डिवाइड हो जाती है। न्यूरोटमेसिस आ जाता है, जिसके अंदर होल नर्व डिवाइड हो जाती है। अब ये क्यों होती है, इसके क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, इसके क्या ट्रीटमेंट है, और कौन कौन सी नर्व इंजरीज़ आ जाती हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करती जाती हूँ। सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले आपका है न्यूरोप्रेक्सिया। न्यूरोप्रेक्सिया के अंदर क्या हो रहा होता है, ये बेसिकली जो हो रहा होता है वो हो रहा होता है कंप्रेशन, टॉर्निकेट या स्ट्रेचिंग की वजह से, एंड पैसेज ऑफ मिसाइल क्लोज टू नर्व। जैसे ही नर्व जो है ना वो बंद क्या होता है, नर्व क्लोज हो जाती है। बेसिकली न्यूरोप्रेक्सिया हो रहा होता है कि जब कोई भी सर्जरी हो रही होती है, फॉर एग्जांपल अगर लोअर लिम्ब की सर्जरी हो रही होती है, नी की सर्जरी कर रहे होते हैं सर्जन, काफ मसल की कर रहे होते हैं, एंकल की, तो टॉर्निकेट अप्लाई किया जाता है, एक प्रेशर अप्लाई किया जाता है टॉर्निकेट टाइप का, एक जिस तरह से बीपी कफ होता है इस तरह का एक टॉर्निकेट होता है। वो क्या कर रहा होता है, कंप्रेशन कर रहा होता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर इतनी ज़्यादा ना हो। रीज़न क्या होता है, क्योंकि वो एरिया पूरा कटा हुआ है और अभी जो है वो सर्जरी वहाँ पे ऑन गोइंग है। अगर वहाँ पे हाईली प्रेशर ब्लड वेसल्स की सप्लाई हो रही होगी तो फिर क्या हो रहा होता है, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही होती है, और क्या हो रहा होता है, पेशेंट का ब्लड लॉस होने का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए जो है टॉर्निकेट अप्लाई किया जाता है, उसकी वजह से न्यूरोप्रेक्सिया हो जाता है। और समटाइम्स ये होता है इसकी कॉन्सिक्वेंसेस ये होती है कि नर्व जो है ना वो सेंसेशन नहीं हो रही होती, लेकिन ये रिकवर हो जाता है 2-4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर अंदर। दूसरा आ जाता है एक्सॉनटोमेसिस, एक्सॉन डिवाइडेड। ये किस वजह से हो रहा होता है, इन दिस इंजरी एक्सॉन अलॉन्ग विद माइलिन शीट इट डिसरप्टेड हो जाती है, बट सपोर्टिंग टिश्यू विद एपिन्यूरम एंड पेरिन्यूरम। इसे पिक्चर के अंदर भी आप देख रहे होंगे क्या हो रहा होता है, सिर्फ जो माइलिन शीट है ना वो सिर्फ डैमेज हो रही होती है, बट वो इंटैक्ट होती है और सप्लाई कर रही होती है। दूसरा क्या होता है, इसके अंदर क्या हो जाता है, वेलेरियन डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कंडक्शन डिस्टल टू इंजरी हो जाता है। दिस टाइप ऑफ इंजरी इज ड्यू टू ओवर स्ट्रेच ऑफ ब्लो टू नर्व। और क्या हो रहा होता है, इन दिस इंजरी रिकवरी स्लो बट प्रोग्रेस इज गुड। उसके बाद आपका आ जाता है न्यूरोटमेसिस, हॉल नर्व हो जाता है। वो किस वजह से हो रहा होता है, कोई इन्फेक्शन हो गया, एक इंजेक्शन लग गया है किसी ड्रग की वजह से या स्कीमिया की वजह से, और इसकी रिकवरी भी इतनी नहीं हो रही होती, और ये बहुत डेंजरस होता है। अब क्वेश्चन आता है कि वेलेरियन डीजनरेशन क्या होती है। इट इज़ अ डीजनरेशन, देयर इज़ अ लाइसिस ऑफ एक्सोप्लाज्म एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ माइलिन शीट डिस्टल टू साइट ऑफ इंजरी। जिस साइट पे इंजरी हुई हुई होती है वहाँ पे क्या हो जाता है, माइलिन शीट की क्या हो जाती है, इंजरी होना स्टार्ट हो जाती है। क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं अगर नर्व इंजरी हो रही होती है, मोटर नर्व इंजरी हो रही होती है तो वीकनेस हो जाती है, जिसको MRC स्केल होता है मेडिकल रिसर्च काउंसिल की तरफ से, जिसके थ्रू आप उसको क्या कर रहे होते हैं, क्लासीफाई कर रहे होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्व इंजरी हो जाती है तो देयर इज़ अ लॉस ऑफ स्वेटिंग पसीना नहीं आ रहा होता। और सेंसरी नर्व इंजरी हो जाती है तो इन दिस 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन इज़ वेरी इनसेंसिटिव, और ये बहुत सेंसिटिव होती है। नर्व कंडक्शन टेस्ट हो रहा होता है इसके अंदर, इलेक्ट्रोमायोग्राफी कर रहे होते हैं। दूसरा इसी के ज़रिए पता लगाया जा सकता है कि एक्सॉनटोमोसिस हुआ है या न्यूरोटोमासिस हुआ है पेशेंट को। क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शन होते हैं, ओपन इंजरीज व्हेन देयर इज़ अ क्लिनिकल एविडेंस ऑफ नर्व इंजरी एसोसिएटेड विद वाउंड, तो फिर आप क्या कर रहे होते हो, जो डैमेज होता है उसको आप ट्रीट कर रहे होते हो। क्लोज इंजरीज में क्या हो जाता है, न्यूरोप्रेक्सिया और एक्सॉनटोमोसिस रिकवर स्पॉन्टेनियसली। इन केस ऑफ न्यूरोटोमोसिस देयर इज़ नो स्पॉन्टेनियस रिकवरी, इसमें स्पॉन्टेनियस रिकवरी नहीं हो रही होती, सर्जिकल रिपेयर करना पड़ता है और डायरेक्ट नर्व सूचर करना पड़ता है, नर्व ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। अब किस किस तरह की नर्व इंजरीज होती हैं, एक हो जाती है आपकी ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, जो कि जिसका सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट कॉज क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शोल्डर। ठीक है, किस वजह से हो रही होती है, ट्रैक्शन की वजह से हो रही होती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ शोल्डर हो जाता है, या रोड ट्रैफिक साइड एक्सीडेंट में आप शोल्डर की तरफ से गिर जाओ तो ये इंजरी हो रही है, या ओपन और पेनिट्रेटिंग इंजरी की वजह से, या मैलिग्नेंट इन्फिल्ट्रेशन पैनकोस ट्यूमर की वजह से क्या हो रहा होता है, आपको ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज हो रही होती है।
और मोस्ट कॉमनली किस रीजन पे हो रही होती है, C5 से 6 पर हो रही होती है। क्या क्लिनिकल फीचर हो रहे होते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर की हो जाती है और एबडक्शन रहता है, और एल्बो में क्या होता है, फ्लेक्जन और सुपिनेशन लॉस हो जाती है। नेक्स्ट है आपकी एक्सिलरी नर्व की वजह से, अक्सर लोग क्लासेस वगैरह ले रहे होते हैं, ठीक है, वेट सपोर्ट के लिए, तो वो एक्सिला के अंदर प्रेस करके रखते हैं, तो उसकी वजह से भी एक्सिलरी नर्व इंजर हो सकती है। मोस्ट कॉमनली इंजर्ड इज केस ऑफ शोल्डर डिसलोकेशन, अगेन डेल्टॉइड मसल इज पैरालाइज्ड, और इसकी वजह से भी क्या हो रहा होता है, ओवरहेड एबडक्शन हो रही होती है, जो कि ओवरहेड एबडक्शन इसके अंदर पॉसिबल नहीं होती। लॉन्ग थोरेसिक नर्व, फिर उसके बाद इंजरी आ जाती है, इट्स अप्लाइड सेरेटिस एंटीरियर मसल, मोस्ट कॉमनली इंजर्ड नर्व ड्यूरिंग सर्जरी ऑफ ब्रेस्ट या चेस्ट वॉल, जब बाईपास कर रहे होते हैं या ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे होते हैं या ब्रेस्ट की कोई सर्जरी कर रहे होते हैं, तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। इट्स इंजरी लीड टू विंगिंग ऑफ स्कैपुला एंड डिफिकल्टी इन एलिवेटिंग द आर्म, ठीक है, तो ये इसके अंदर फीचर्स आ रहे होते हैं। रेडियल नर्व इंजरी जो होती है वो फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस की वजह से बहुत कॉमन है। ब्रोंको रेडियलिस जो होती है उसको भी चेक कर रहे होते हैं, पेशेंट इज आस्क्ड टू फ्लाई, ये टेस्ट हो रहे होते हैं जिसमें कि चेक कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपकी मीडियन नर्व की इंजरी है, उसको आप क्लासीफाई कर रहे होते हो कि अगर एल्बो जॉइंट पे बिकॉज ऑफ द फ्रैक्चर की वजह से हो जाती है, किसके फ्रैक्चर की वजह से, अगर डिस्टल फ्यूमरस, अगर आप एल्बो के बल गिर जाते हैं, कोई डिसलोकेशन हो जाती है एल्बो जॉइंट की, तो तब ये कॉमन है। रिस्ट जॉइंट की वजह से मोस्ट कॉमन रिस्ट जॉइंट लेसिरेशन या फ्रैक्चर हो जाए डिस्टल रेडियस का, ये कार्पल कैनाल की कंप्रेशन हो जाए, तो तब भी मीडियल नर्व इंजरी हो रही होती है। और इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज होती है, प्रोनेटल जो आपके जो मसल्स होते हैं फोर आर्म के, और जो फ्लेक्सस मसल्स होते हैं आपके, जो आपके क्लोज करने में रिस्ट को, फिंगर्स को हेल्प आउट कर रहे होते हैं, उसकी क्या हो जाती है, पैरालिसिस हो जाती है। फिर आप इसके क्लिनिकल टेस्ट कर रहे होते हो, कौन कौन से, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस के लिए, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के लिए, अब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस के लिए, आप सारे के सारे टेस्ट कर रहे होते हो आपकी। और कौन सी नर्व इंजरी होती है, अल्नर नर्व इंजरी जो होती है वो मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस पे अगर कोई इंजरी हो जाए फोर आर्म में, तो उसके नतीजे में क्या हो रहा होता है, अल्नर नर्व इंजरी होती है, और इसकी वजह से पैरालिसिस हो जाती है स्मॉल मसल्स की, हैंड की, ठीक है, आपने ये याद रखना है। और क्लो टाइप डिफॉर्मिटी हो जाती है हैंड की। इसके भी अगेन क्लिनिकल टेस्ट हो रहे होते हैं जो कि करके देखने पड़ते हैं, आप इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। शार्टिक नर्व इंजरी, शार्टिक नर्व इज रियली इंजर्ड बाय वाउंड फ्रैक्चर ऑफ अ पेल्विस, पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट की वजह से शार्टिक नर्व डैमेज हो रही होती है, इंजरी हो रही होती है। सर्जरी हो रही हो हिप की, अक्सर लोग आपने देखा होगा बड़े बूढ़े होते हैं, गिर जाते हैं, तो उनकी अक्सर अगर हिप की सर्जरी हो रही होती है तो शार्टिक नर्व डैमेज होने के चांसेस होते हैं। या फ्लेक्सर्स ऑफ द नी जॉइंट आर पैरालाइज, जिसकी वजह से हो सकता है ये नी से नीचे के मसल्स आपके जो है टिबियालिस इंटीरियर कंपार्टमेंट और आपका गैस्ट्रोक्नीमियस, वो भी क्या हो सकता है आपका डैमेज हो सकता है। जहाँ जहाँ शार्टिक नर्व की सप्लाई है वो एरियाज आपके डैमेज हो सकते हैं। कॉमन पेरोनियल नर्व, partial injury of sciatic nerve usually affect the peroneal division more commonly. It may be directly injured by fracture या dislocation surgery, जैसे कि नी जॉइंट के नियर बाय, और इसकी वजह से फुट ड्रॉप हो रहा होता है और पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही होती है वॉकिंग में, गेट पैटर्न में। टिबियल नर्व की इंजरी किस वजह से होती है, प्रॉक्सिमल टिबिया के डैमेज होने से, और इसको भी आप टेस्ट कर रहे होते हैं, पेशेंट को प्लांटर फ्लेक्स या मिड ऑफ द फ्लोर रख के आप चेक कर रहे होते हो। तो ये सारी की सारी आपकी क्या आ जाती है, नर्व इंजरी हो जाती है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्पाइनल शॉक क्या होता है, थोड़ा सा ये भी बताती चलूँ मैं आपको। दिस रेफर्स टू फ्लैसिडिटी या लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस सीन आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ड्यूरेशन ऑफ दिस स्टेट इज़ वेरिएबल। ये बुक के अंदर चार्ट है, आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ये डेफिनेशन है आपकी इसकी स्पाइनल शॉक की। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। स्टूडेंट, स्पाइनल ट्यूमर्स के अंदर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 55% जो होते हैं वो एक्स्ट्रा ड्यूरल होते हैं, और इंट्रा ड्यूरल एक्स्ट्रा मेड्यूलरी 40% ट्यूमर्स कॉमन है, और इंट्रा मेड्यूलरी 5% है। तो सबसे ज़्यादा जो एक्स्ट्रा ड्यूरल 55% है, जो कि स्पाइनल ट्यूमर्स बहुत कॉमन है। क्या इसका रीज़न है अभी तक नहीं अननोन है, ज़्यादातर जेनेटिक होते हैं, या इसके अलावा न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस हो जाती है टाइप 2, स्पाइनल हेमोब्लास्टोमास हो जाता है 30% ऑफ द पेशेंट के अंदर, जिसकी वजह से हो रहे होते हैं। एक्स्ट्रा ड्यूलर के अंदर अगर कोई ट्यूमर मेटास्टैटिक है तो वो क्या है, आपके लिम्फोमास है, ठीक है। मेटास्टैटिक अगर हो जाए एक्स्ट्रा ड्यूलर तो लिम्फोमास, तो वो कहाँ तक
किस किस एरिया को डिस्टर्ब कर सकते हैं, लंग के एरिया को, ब्रेस्ट तक, प्रोस्टेट तक, वहाँ तक मैलिग्नेंसी हो सकती है। मैलिग्नेंसी में स्प्रेडिंग थ्रू दी ब्लड। प्राइमरी स्पाइनल ट्यूमर्स कौन से होते हैं? कॉन्ड्रोमा, न्यूरोफाइब्रोमा, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा होते हैं, ऑस्टियोब्लास्टोमा होते हैं, एन्यूरिज्म बोन सिस्ट होता है, वर्टिब्रल हेमेंजियोमा होते हैं। प्राइमरी इंट्राड्यूलर बट मे बी एक्स्ट्राड्यूलर, इसके अलावा जो इंट्राड्यूलर भी होते हैं बट यूजुअली क्या होता है एक्स्ट्राड्यूलर इसको क्लासीफाई किया जाता है। उसमें मेनिंजियोमा, न्यूरोफाइब्रोमास, क्लोरोमा और एंजियोलाइपोमा, ये क्लासिफिकेशन आपको एक्स्ट्राड्यूरल की याद होना चाहिए। इंट्राड्यूरल में आपका मेनिंजियोमा, न्यूरोफाइब्रोमास, लिम्फोमास और मेटास्टेसिस आ जाते हैं। इंट्रामेड्युलरी में आपका एस्ट्रोसाइटोमा, एपेंडाइमा और अदर गैंग्लियोब्लास्टोमा, डर्मॉइड, एपिडर्मॉइड, टेस्टोमा, लिम्फोमा, हिम एंजियोब्लास्टोमा, ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन आ जाती है। किस प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के साथ पेशेंट आते हैं? वो कह रहा होता है मुझे मोटर प्रॉब्लम हो रही होती है, सेंसरी डिस्टर्बेंस हो रही होती है, इंस्फिंक्टर डिस्टर्बेंस, बाउल एंड ब्लैडर डिस्टर्बेंस हो रही होती है। इसके अलावा स्कॉलियोसिस, टॉर्टिकोलिस और डिफॉर्मिटी के साथ और पेन के साथ आपके पास आ रहा होता है, और पेन भी नॉक्चर्नल। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप देखेंगे मोटर वीकनेस मिल रही होगी, सेंसरी में डिक्रीज टच, पेन, टेम्परेचर, सेंसेशन आप चेक करके देखेंगे तो आपको नहीं मिला होगा। हाइपर पेरिस्थीसिया मिल रहा होगा, डिक्रीज प्रोप्रियोसेप्शन, एबनॉर्मल सेंसेशन आपको मिल रही होगी। दैट्स इट, जो आपने फिजिकल एग्जामिनेशन आपने याद रखनी। क्लोनोस्टाइन, स्पास्टिसिटी, टोन इंक्रीज होगी, मसल एट्रोफी, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मिल रही होती है। अगेन वही, कौन कौन से स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम आ जाते हैं? सेंट्रल आ जाता है, इंटीरियर आ जाता है, ब्राउन स्कॉट सिंड्रोम आ जाता है, पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम आ जाता है, कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम आ जाता है। ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो गई है। मैं जो आपको याद रखना है वो आपने ये याद रखना है, आप कैसे डायग्नोज करोगे इन्वेस्टिगेशन की बेस पे, क्लिनिकल फीचर्स की बेस पे। कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन होगी? लंबर पंचर होगा, जिसके अंदर क्या होगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लिया जाएगा और उसमें चेक किया जाएगा। माइलोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, स्पाइनल एंजियोग्राफी, ब्रेन रेडियोग्राफ, ये आपने याद रखना है। कंप्लीट ब्लड काउंट होगा। इसके अलावा पीटी टाइम और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये सार, और इसके अलावा ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो देखी जा रही होती है। ब्रेन रेडियोग्राफ के अंदर आपको स्कॉलियोसिस वगैरह अगर बच्चों में है तो वो सिर्फ देख रहे होंगे, या पॉट डिजीज़ है तो वो नज़र आ रहा होता है आपको। माइलोग्राम के अंदर क्या आ रहा होता है आपको, कंट्रास्ट लीजेंस के थ्रू हम इसको कर रहे होते हैं, स्पाइनल कैनाल वगैरह को देखने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई ऑफ स्पाइन हो गया, और जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम लोगों ने जो अब फोकस करना है वो करना है मैनेजमेंट के ऊपर, सर्जिकल रिसेक्शन। कीमोथेरेपी हो रही होती है, मेडिकल थेरेपी में भी आप स्टेरॉइड्स वगैरह दे रहे होते हो, बट उसके बाद आपने कीमोथेरेपी की तरफ जाना होता है क्योंकि ट्यूमर्स वगैरह होते हैं, और सर्जिकल इंटरवेंशन में यही हो रहा होता है कि अगर आप सेक्शन कर रहे होते हैं ट्यूमर की तो फिर भी आपने कीमो की तरफ जाना होता है। रेडियो सर्जरी होती है, और स्पाइनल कॉर्ड रेडिएशन, टॉक्सिसिटी और नेक्रोसिस, इसको रिमूव कर रहे होते हैं थ्रू रेडिएशन। सर्जिकल रिसेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है और यही हो रहा होता है बेसिकली, जीए के अंदर हो रहा होता है, प्रोन पोजीशन के ऊपर लेमिनेक्टमी हो रहा होता है, माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे होते हैं बेनाइन न्यूप्लाज्म को क्या कर लिया जाता है, रिसेक्शन कर लिया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आप मॉनिटर आईसीयू में, ऑब्वियसली पहले पेशेंट आईसीयूज़ में होता है तो जब तक वो स्टेबल हो जाए तो फिर रूम में शिफ्ट कर रहे होते हैं, एनर्जेसिक दे रहे होते हैं, आईएमआईवी दे रहे होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन और रिहेबिलिटेशन हो रही होती है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं जो स्पाइनल सर्जरी की तरफ जा रहे होते हैं? सबसे ज़्यादा जो अब तक मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा वो देखा ब्लैडर एंड बाउल डिस्फंक्शन, पैरालिसिस, सेंसरी लॉस, ये सबसे ज़्यादा मिल रही होती है। इसके अलावा ब्लीडिंग, हेमाटोमा, ये इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही होती है। CSF फ्लूइड लीकेज तब हो रहा होता है जब कोई एक्सपर्ट बंदा लंबर पंचर ना कर रहा हो। मेनिंजाइटिस, अगर कोई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, वायरल है तो तब जाके, ये बैक्टीरियल है तो तब हो सकता है। वेंटिलेटर डिपेंडेंस भी अक्सर देखा गया है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। प्रोग्नोसिस, 90% ऐसे पेशेंट हैं जो इस सर्जरी के बाद 5 साल तक सर्वाइव कर जाते हैं, बट हमारी कंट्री के अंदर कोमॉर्बिड डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है तो 2 to 3 ईयर्स निकाल पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये रेडियो की आगे रेडियोग्राफ आ गए, आपको इतने ज़्यादा क्लियर नहीं होंगे। यहाँ पे आप देखिए स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर रखा हुआ है। थैंक यू क्लास।
stroke occurs when the blood supply to the brain is blocked or reduced. That can happen because of either a blood clot that breaks off and goes to the brain, or sometimes there's a narrowing in one of the arteries that supplies blood to the brain. In some cases, bleeding in the brain also causes a stroke. But anything where you have interrupted blood supply to the brain can cause a stroke. When a stroke happens, some of the brain tissue dies. How much of the brain tissue depends on how severe the stroke is. Rapidly seeking medical attention is critical. A stroke is sometimes called a brain attack, which, like a heart attack, is always a medical emergency. There are two common types of stroke. One of these types is called hemorrhagic stroke and occurs when a weakened blood vessel ruptures in or near the brain, leaking blood into the brain and causing the brain cells to die. The second, more common type of stroke is called ischemic stroke. It occurs when a blood vessel, an artery carrying blood to the brain, becomes blocked. Without blood supply, brain cells deprived of oxygen and nutrients can start to die within a few minutes. Ischemic strokes can have thrombotic or embolic causes. Thrombotic strokes are caused by a blood clot, medically termed a thrombus, in an artery supplying blood to the brain. Blood clots usually form in arteries affected by atherosclerosis, the buildup of hardened plaques on the inner walls of arteries. If an atherosclerotic plaque is disrupted, a thrombus forms on top of it and blocks the vessel, stopping the flow of blood. In an embolic stroke, a blood clot, called an embolus, forms somewhere else in the body and travels via the bloodstream to the brain. Eventually, the clot reaches an artery small enough to block its passage. It lodges there, obstructing the blood flow and causing a stroke. A stroke is always a medical emergency. That's why it is important to recognize the signs of a stroke and take emergency action as quickly as possible.